नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फार्मेसी की दुनिया के उस विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं जो उन जटिल और आपस में कभी न मिलने वाले तरल पदार्थों के पीछे काम करता है। मतलब जरा सोचिए, दो ऐसी चीजें जो कभी एक साथ नहीं रह सकती, उन्हें एक ही बोतल में बड़ी चालाकी से कैसे पैक कर दिया जाता है। यही तो असली जादू है। आज की हमारी इस चर्चा के 6 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, बाइफेजिक लिक्विड्स का परिचय। दूसरा, ड्रग सस्पेंशन बनाना। तीसरा, फ्लॉक्यूलेटेड बनाम डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। चौथा, लिक्विड लिक्विड इमल्शन को समझना। पांचवां, इमल्शन की पहचान और तैयारी। और अंत में छठा, फॉर्मुलेशन की स्थिरता संबंधी समस्याओं का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, बाइफेजिक लिक्विड्स का परिचय। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब ने कफ सिरप या वैसी ही कई दवाइयां देखी हैं जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं या शेक वेल बिफोर यूज। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल मुख्य चुनौती उन सामग्रियों की है जो आपस में बिल्कुल घुलना मिलना नहीं चाहते। ये बिल्कुल पानी में रेत या तेल मिलाने जैसा है, उनका स्वभाव ही अलग अलग रहना है। इसी समस्या को वैज्ञानिक नजरिए से समझने के लिए बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म की परिभाषा की बात करें तो एक बाइफेसिक प्रणाली में असल में दो अलग अलग अमिश्रणीय यानी न घुलने वाले चरण होते हैं। पहला है डिस्पर्स्ड फेज, जिसे हम सल्यूट भी कहते हैं, और दूसरा है कंटिन्यूअस फेज यानी सॉल्वेंट या डिस्पर्जन मीडियम। ये दोनों आपस में घुलने से साफ इनकार कर देते हैं और फार्मास्यूटिक्स को इसी बुनियादी रासायनिक चुनौती को सुलझाना होता है। सस्पेंशन और इमल्शन के बीच की मूल संरचनात्मक भिन्नता को समझना वैसे बहुत सीधा सा है। मान लीजिए किसी तरल के अंदर कोई ठोस पदार्थ है जो घुल नहीं रहा है, तो वो सस्पेंशन है। दूसरी तरफ अगर एक तरल के अंदर दूसरा तरल मौजूद है, जैसे पानी में तेल, तो उसे इमल्शन कहा जाता है। अब आते हैं भाग 2 पर, ड्रग सस्पेंशन बनाना। अब पूरा ध्यान सस्पेंशन पर लगाते हैं। जब कोई ठोस दवा किसी तरल में घुलने से पूरी तरह मना कर दे तो उसे कैसे संभालेंगे? यही काम आते हैं कुछ बेहद जरूरी तत्व जिन्हें एक्सिपिएंट्स कहा जाता है। इनमें सबसे खास हैं वेटिंग एजेंट्स, जो सरफेस टेंशन को कम करते हैं ताकि अघुलनशील दवा तरल में अच्छे से फैल सके। इसके अलावा सस्पेंडिंग या फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स कणों को नीचे बैठने से रोकते हैं। थिकनर गाढ़ापन बढ़ाते हैं, बफर पीएच को संतुलित रखते हैं, और प्रिजर्वेटिव्स दवा को सूक्ष्म जीवों से बचाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। और मोर्टार और मूसल से शुरू होने वाली इस पूरी प्रक्रिया का सफर बहुत ही शानदार है। सबसे पहले ठोस दवा को पीसकर 0.5 से 5 माइक्रोन के अविश्वसनीय रूप से छोटे आकार में लाया जाता है। ये बारीक आकार होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसमें व्हीकल और वेटिंग एजेंट मिलाकर एक एकदम चिकना घोल या कहें कि स्लरी तैयार की जाती है। फिर इसे सिलेंडर में डालकर सस्पेंडिंग एजेंट मिलाया जाता है और बचे हुए व्हीकल के साथ अंतिम मात्रा पूरी कर ली जाती है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, फ्लॉक्यूलेटेड बनाम डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। अब फार्मेसी की दुनिया की एक बहुत बड़ी बहस सामने आती है कि समय के साथ इन ठोस कणों को बोतल के तल पर आखिर किस तरह से बैठना चाहिए। सुनने में शायद ऐसा लगे कि कणों का धीरे धीरे नीचे बैठना बेहतर है, लेकिन असल में तेज गति से नीचे बैठने वाली फ्लॉक्यूलेटेड प्रणालियां कहीं ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वे तेजी से नीचे बैठते हैं तो वे ढीले समूह यानी फ्लॉक्स बनाते हैं, जिन्हें बस थोड़ा सा हिलाकर आसानी से दोबारा मिलाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम बहुत धीरे धीरे नीचे बैठते तो हैं, लेकिन वे एक ऐसा कठोर केक बना लेते हैं जिसे दोबारा मिलाना लगभग नामुमकिन होता है। चलिए अब भाग 4 की ओर रुख करते हैं, लिक्विड लिक्विड इमल्शन को समझना। सस्पेंशन की बात हो गई, अब इमल्शन पर आते हैं, जहां चुनौती एक स्तर और बढ़ जाती है। यहां मकसद है दो ऐसे तरल पदार्थों को शांति से एक साथ रखना जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इनका बुनियादी अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि कंटिन्यूअस माध्यम कौन सा है। अगर पानी ज्यादा है और उसमें तेल की छोटी छोटी बूंदें हैं, जैसे वैनिशिंग क्रीम में, तो वो ऑयल इन वाटर इमल्शन है। और अगर तेल कंटिन्यूअस माध्यम है जिसमें पानी मिला है, जैसे कि कोल्ड क्रीम, तो वो वाटर इन ऑयल इमल्शन कहलाता है। मतलब जो ज्यादा होगा वही कंटिन्यूअस फेज कहलाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया का असली हीरो है इमल्सिफाइंग एजेंट,
इसे किसी आणविक शांतिदूत की तरह माना जा सकता है। जैसे रसोई में बर्तन धोते समय साबुन, तेल और पानी के बीच के तनाव को जादुई रूप से खत्म कर देता है, बिल्कुल वैसे ही इमल्सिफाइंग एजेंट इन दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों के बीच के इंटरफेशियल टेंशन को कम करता है, जिससे वे आपस में मिलकर एक स्थिर इमल्शन बना सकें। अब चर्चा करते हैं भाग 5 की, इमल्शन की पहचान और तैयारी। प्रयोगशाला में फार्मासिस्ट कुछ बहुत ही चतुर परीक्षणों का उपयोग करके इमल्शन की पहचान करते हैं। ऐसे 5 मुख्य परीक्षण हैं। मिसिबिलिटी टेस्ट में पानी या तेल मिलाकर देखा जाता है। कंडक्टिविटी टेस्ट में ये जांचा जाता है कि क्या मिश्रण बिजली का संचालन करता है। क्योंकि पानी सुचालक है, इसलिए करंट पास होने का मतलब है ऑयल एंड वाटर इमल्शन। डाइल्यूशन से चरणों का अलग होना देखा जाता है। डाई टेस्ट में स्कारलेट रेड डाई का इस्तेमाल होता है। और फ्लोरेसेंस टेस्ट में यूवी लाइट डालने पर अगर मिश्रण चमकता है तो इसका सीधा मतलब है कि तेल कंटिन्यूअस फेज में है। तो चलिए अब इमल्शन को बनाने की एक बहुत ही प्रसिद्ध विधि को देखते हैं, जिसे ड्राई गम विधि कहते हैं। ये 4:2:1 के फॉर्मूले पर काम करती है। इसमें सबसे पहले मोर्टार में 4 भाग तेल और 1 भाग गम मिलाया जाता है। फिर एक ही बार में 2 भाग पानी डाला जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इसे जोर जोर से मिलाया जाता है तो एक बहुत ही संतोषजनक क्लिक की आवाज़ आती है। बस यही आवाज़ इस बात का संकेत है कि एक सफल प्राइमरी इमल्शन तैयार हो चुका है। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार बचा हुआ पानी धीरे धीरे मिला लिया जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग पर, भाग 6, फॉर्मुलेशन की स्थिरता संबंधी समस्याओं का समाधान। इस विश्लेषण के सबसे गंभीर हिस्से में हम उन समस्याओं की बात करेंगे जो किसी बाइफेजिक तरल को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं। सस्पेंशन के मामले में सबसे बड़ा खतरा केकिंग का होता है। अगर बोतल के तल पर एक ठोस न हिलने वाला द्रव्यमान बन जाए तो इसका सीधा सा अर्थ है कि दवा की जो खुराक मिलेगी वो गलत और संभावित रूप से खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा कैप लॉकिंग की समस्या भी होती है, जहां ढक्कन के चारों ओर क्रिस्टल बन जाते हैं। इस केकिंग से बचने के लिए तो फार्मासिस्ट बहुत ही सटीक फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर इमल्शन की दुनिया की बात करें तो एक आम अस्थिरता की समस्या है क्रीमिंग। ये तब होता है जब तेल की बूंदें इकट्ठी होकर तरल के शीर्ष पर या एकदम तलकर जमा होने लगती हैं। हालांकि ये देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन राहत की बात यह है कि अक्सर विस्कोसिटी इन्हांसर यानी गाढ़ा करने वाले तत्वों को मिलाकर इस स्थिति को ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर क्रैकिंग या ब्रेकिंग हो जाए तो स्थिति सच में बहुत विनाशकारी हो जाती है। यह एक ऐसी विफलता है जहां तेल और पानी पूरी तरह से 2 अलग और स्थायी परतों में बंट जाते हैं। क्रीमिंग के विपरीत इसे आसानी से नहीं सुलझाया जा सकता। क्रैकिंग को ठीक करने के लिए पूरी फॉर्मुलेशन को बदलकर और अधिक मात्रा में इमल्सिफाइंग एजेंट्स का उपयोग करना पड़ता है। एक और चौंकाने वाली समस्या है फेज इन्वर्जन। कभी-कभी गलत मिश्रण अनुपात की वजह से इमल्शन जादुई रूप से अपना प्रकार ही बदल लेता है। मतलब जो इमल्शन ऑयल इन वाटर था वो अचानक अपनी पूरी रासायनिक संरचना पलटकर वाटर इन ऑयल बन सकता है। जाहिर है, ऐसा होने से दवा का मूल उद्देश्य ही पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इन सब रासायनिक संतुलनों को बनाए रखने के लिए जिस कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, उसे जानने के बाद क्या यह सचमुच आश्चर्यजनक नहीं लगता? रोजमर्रा की दवाओं के कैबिनेट में रखे ये जटिल तरल पदार्थ दरअसल गुरुत्वाकर्षण और अलगाव से लड़ते हुए एक बहुत ही जटिल रासायनिक युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। अगली बार जब किसी सिरप की बोतल को हिलाना पड़े तो उसके पीछे के इस अविश्वसनीय विज्ञान को जरूर याद रखा जा सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत